सरकार के बीच बात बन ही नहीं पा रही है। वहीं दिखाएंगे क्या है कांग्रेस का प्लान चुनाव और क्या है अखिलेश का मिशन 2022 का प्लान, और क्या हुआ जो पत्थर बन गए जिंदा जानवर। सब देखिए हमारे साथ दिन भर दिल्ली में। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही, जहां सरकार बिल को होल्ड करने की बात को आखिरी चारा बता रही है और अगली बैठक की कोई तारीख तय नहीं की है। वहीं किसानों का भी रुख एकदम क्लियर और साफ है। उन्होंने कहा है बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कानून लेट कर सकते हैं, रद्द नहीं। 11वें राउंड की बैठक में सरकार की दो टूक। लगभग 2 साल होल्ड हो सकता है कानून। किसानों को सरकार की शर्त नामंजूर। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार और किसान के बीच 11वें दौर की जब बैठक शुरू हुई थी तो लग रहा था कि कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा, लेकिन एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही और सरकार के मंत्रियों ने ज्यादा समय तक किसानों को बात करने का समय नहीं दिया। सरकार की तरफ से ये हुई है बातचीत कि जो हमारे प्रस्ताव हैं उन पे आप सहमति अगर बनती है किसानों की तो हमको आप बता दो कल, और कल फिर बैठ लेंगे। तो जो कल आप लोग अपना मंथन करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। आज करेंगे और कल इनको दे देंगे। हमें वो करना होगा तो बता देंगे, इनको नहीं करना होगा तो बस आएंगे। हम अपना आंदोलन चलाओगे, वो बढ़िया तरीके से चले, शांतिपूर्ण चले, वो उससे बात करेंगे। ट्रैक्टर यात्रा भी निकलेगी, चलेगा आंदोलन अभी। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। किसान बिल को रद्द करने की मांग कर रहे, वहीं सरकार किसान बिल को 1 से 2 साल तक होल्ड करने की बात कह रही। मीटिंग के अंदर जो मंत्री महोदय 15 मिनट हमसे बात करते रहे, उसमें जो हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था वो बात रखी गई। मंत्री महोदय ने कहा कि आप जो है वो प्रस्ताव के ऊपर दोबारा बात कर लीजिए, मैं भी करके आता हूँ। 3-3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं। ये किसान आगू का अपमान है। सरकार अपने तरफ से मीटिंग का सिलसिला तोड़ के गई है, हमने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा। भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है, वो बातचीत से निर्णय नहीं करना चाहती। कल भी शांतमय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, अब भी चलाते रहे। अब हम सीधे वहीं संधू बॉर्डर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप इस पे सहमत हैं तो आप कल मीटिंग यहाँ तो होगी नहीं विज्ञान भवन में, आप कहीं भी बैठ करके हम आएंगे, मीटिंग कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं और हमारी अगर किसानों की एकता बनती है, अभी रात को मीटिंग है, उसके बाद में हम बताएंगे। किसानों के साथ सरकार के 11वें दौर की बैठक में सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि वो किसानों की समस्याओं को देखते हुए बिल को 1 से 2 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अब वो कुछ नहीं कर सकते। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। एक तरफ जहां सरकार ने ये साफ कर दिया कि वो 2 साल से ज्यादा बिल को होल्ड नहीं करेंगे और बिल तो कतई वापस नहीं लेंगे, ऐसे में देखना ये होगा कि किसान क्या करते हैं। वैसे किसान नेता राकेश टिकैत की माने तो ये किसान आंदोलन अब और लंबा चलेगा और आगे तक जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। चलेगा आंदोलन। जगत प्रकाश नड्डा का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सरकार से लेकर संगठन तक का फीडबैक लिया
और संगठन से लेकर सांसद और विधायकों के पेच कसे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से पहले कार्यालय में लगी श्री राम की मूर्ति की पूजा की। लखनऊ के इस भाजपा दफ्तर में भगवान श्री राम भी अब आ चुके हैं और आप देखिए कि जिन भगवान श्री राम के नाम पर बीजेपी इस लेवल तक पहुंची हुई है, ऐसे में एक मूर्ति की बस दरकार थी और वो अब भाजपा के दफ्तर में है। ये आदमकद मूर्ति है और आज इसका अनावरण किया गया है, इसको आज स्थापित किया गया है बीजेपी दफ्तर में। जेपी नड्डा ने बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके बीच हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। बीजेपी में वंशवाद की राजनीति नहीं है। सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आ गई, कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना बैटन बेटे को ही दे के जाएगा, बाकी जितने हैं झंडा लेके दौड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनता है। जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको हमको समझना है। उसमें से निकला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसमें से निकला फिर जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत। ये किसके लिए समर्पित है? ये 8 करोड़ बहनें कौन है जिनको गैस का चूल्हा मिल रहा है? ये 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन है जिनको गैस का चूल्हा मिल रहा है? ये वो गरीब लोग हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो गैस का चूल्हा देखेंगे, उनको ये नसीब हुआ। ये हमको वहीं सीएम योगी ने लखनऊ में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सभी बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया में लोकतांत्रिक ताकतों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। चुनाव जीतने का मंत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योगी सरकार मंत्रिमंडल के साथ बैठक की, साथ ही सांसदों और विधायकों के साथ बैठकर उन्हें कार्यकर्ता का सम्मान करने की बात कही। वहीं इंदिरा गांधी के प्रतिष्ठान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में भी जेपी नड्डा ने विश्वास दिलाया कि बीजेपी पार्टी और सरकार जनता के हित के लिए काम करेगी। इन्वेस्टर्स मीट जो हुआ उसमें लगभग 4 करोड़ 68 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ। मुझे बताया गया है कि 3 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ था वो उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होकर के काम शुरू हो गया है। मुझे ये भी बताया गया कि 33 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ये बदलता उत्तर प्रदेश है जिसको हमको समझना चाहिए और उसी तरीके से 8 लाख एमएसएमई सेक्टर के लोगों को भी इसमें अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का इंतजाम किया गया है, जिसको हम वोकल फॉर लोकल के साथ जोड़ सकते हैं, उसको भी हमको समझना चाहिए। 2004-3 से लेकर के 2017 के बीच में क्या नहीं हुआ था? क्या कुछ नहीं होता था, लेकिन उन सब से अलग हट करके राजनीति में भी आएंगे तो मूल्यों और आदर्शों के साथ आएंगे। जो चुनाव के पहले कहेंगे वो चुनाव के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य भी करेंगे। जेपी नड्डा ने अपने 2 दिनों के यूपी दौरे में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और जनता के कामों पर पूरा ध्यान दिया और इसके साथ ही 2022 के चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को परखा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से बहुत दिनों तक संवाद नहीं किया था, जिसे उन्होंने शुक्रवार को पूरा किया और कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों से वैक्सीन लगाने के बाद उनका अनुभव जाना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी के कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2021 की शुरुआत काफी शुभ हुई और भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। देश ने खुद अपनी 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई है और दुनिया के कई देशों को भी भारत वैक्सीन दे रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में पहले चरण में करीब 20,000 लोगों को वैक्सीन लग रही है, जिसके लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शुरुआत में राजनीतिक तौर पर उन पर दबाव बनाया जाता था कि अब तक वैक्सीन क्यों नहीं आई है। ऐसे में हमने सिर्फ वैज्ञानिकों की बात सुनने का फैसला किया। देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है, वो भी एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी महिला अस्पताल की पुष्पा देवी से संवाद किया। महिला डॉक्टर ने बताया कि उन्हें 16 जनवरी को ही वैक्सीन लग गई है। वो खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी से बात किया, मैं बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस कर रही हूँ और उन्होंने वैक्सीन के बारे में मेरे से पूछा और मैंने वैक्सीन के बारे में उनको जवाब दिया, क्योंकि मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है और अपना वीडियो बना करके अपने कर्मचारियों को, अपने सपोर्टिंग स्टाफ को खुद भेजा, इस नाते कि लोग विश्वास करें कि हाँ मैट्रन ने वैक्सीन लगवाया। इस नाते हम लोग को भी वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। देश में 16 जनवरी से देशव्यापी वैक्सीनेशन का काम आरंभ हुआ था। करीब 3,000 से अधिक सेंटर्स पर टीकाकरण का काम किया जा रहा है। शुरुआती चरण में करीब 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद कोरोना वॉरियर्स का नंबर आना है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। अखिलेश यादव रामपुर में आजम खां के परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अगर आंदोलन करना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने आजम खान के आवास पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा कि हम आजम खान और उनके परिवार के साथ हैं। पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी है। आजम खान के लिए अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। तो सहयोग है, कानूनी लड़ाई में हम मदद करेंगे और कर रहे हैं मदद, सबकी मदद कर रहे हैं और हमें भरोसा है न्यायालय पर कि न्यायालय हमारी मदद करेगा और न्यायाधीश साहब को जल्दी रिहा करेगा। पार्टी ने तय किया है कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अगर मैंने साइकिल यात्रा भी चलानी पड़ेगी, हमें खुद भी चलानी पड़ेगी, तो हम भी साइकिल यात्रा निकालेंगे और जगह जगह यात्रा कर करके यूनिवर्सिटी कैसे बचे उसके लिए काम करेंगे। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे विवाद पर अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जिन्हें विकास नहीं विनाश करना होता है वो यही करते हैं और संस्थानों पर बुलडोजर चलाते हैं, क्योंकि बीजेपी को तोड़ना ही आता है, बनाना नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती, कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि मरवा दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मानना सीखा हो उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे आप? आजम खान के परिवार से न मिलने आने के सवाल पर भी अखिलेश यादव ने साफ कहा, सब परिवार का हिस्सा हैं और फोन पर सबके हाल मिलते रहते हैं। रामपुर की जनता और समाजवादी पार्टी सब आजम खान के साथ हैं। जब आजम खान साहब ने ये परिवार को जेल में परेशानी में डाला हुआ है तो आप रामपुर किस परिवार से मिलने आएंगे? आप
हालांकि रामपुर जनता पूरी आजम खान साहब के साथ है, लेकिन हमें भी तो मदद करनी है। जगह जगह हम फोन पे बात कर रहे हैं या वैसे जानकारी कर रहे हैं, तो हर चीज का तो खुलासा नहीं करेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव का रामपुर जाना और आजम खान के परिवार से मिलना एक सियासी दबाव के बाद उठाया गया कदम देखा जा रहा है। लेकिन जो भी हो, आप समाजवादी पार्टी आजम खान को बचाने और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हर तरह के आंदोलन की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी में जारी अंदरूनी दिक्कतों के बीच शुक्रवार को पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्ष पद से लेकर संगठन चुनाव तक की तारीख पर मोहर लगी है। ये भी रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस पार्टी में जारी अंदरूनी कलह के बीच शुक्रवार को पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जहां नेताओं की ओर से जल्द आंतरिक चुनाव करने की अपील की गई, वहीं देश के मौजूदा मुद्दों और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन के चुनाव को जून में कराने की बात कही कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी। चुनाव पूरा चल रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए और जून के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। CWC की बैठक में जहां एक तरफ संगठन के चुनाव पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा और कहा है सरकार निजीकरण की जल्दबाजी में असंवेदनशील होती जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जहां एक तरफ संगठन के चुनाव और अध्यक्ष पद को लेकर जोर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जमीनी राजनीतिक मुद्दे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की बात पर जोर दिया। फिलहाल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में बजट सत्र में सरकार से हर जनहित के मुद्दे पर सवाल करने और किसानों का पूरा साथ देने के सहमति बन गई है और कांग्रेस किसान बिल के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी है। स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। किसान संगठनों की अपील पर किसानों ने परेड की रिहर्सल शुरू कर दी है। कृषि कानूनों के विरोध में अब किसान आंदोलन चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान धरने पर डटे हुए हैं, तो वहीं किसान संगठन 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर अभियान चलाए हुए हैं। प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड की झांकी देश के कई हिस्सों में सड़कों पर दिखाई दी। किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने के लिए पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया है। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, जहां पर गुरुवार को किसानों ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैक्टर तिरंगा लगाकर मार्च का रिहर्सल किया। कमोवेश यही हाल बागपत का भी है, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर झांकियां भी बनाई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किसानों ने कितनी आकर्षक झांकियां बनाई हैं। उधर नोएडा में भी चिल्ला बॉर्डर पर पूर्व सेना अधिकारी के नेतृत्व में किसानों ने परेड किया। इस दौरान परेड में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। तस्वीरें बदल रही हैं, लेकिन हर जगह का हाल एक ही है। लखनऊ में भी किसान दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली परेड में हिस्सा लेने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हालांकि इस दौरान किसानों और पुलिस से झड़प भी हुई, तो वही किसानों का आरोप है कि पुलिस वाहनों को शहर के अंदर नहीं आने दे रही है। दिल्ली बॉर्डर से लेकर पंजाब तक, यूपी से लेकर हरियाणा तक हर जगह एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है, किसानों के ट्रैक्टर मार्च की। लेकिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकालना क्या जायज है?
क्योंकि उसी दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का विरोध पूरी दुनिया में क्या संदेश देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 26 जनवरी से पहले यूपी के कई शहरों में मॉल और सिनेमा हॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने सभी जगह जांच की है। उसी पर आधारित अपनी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छब्बीस जनवरी को अब 4 दिन बाकी हैं। देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद हिंदुस्तान की खुशियों से परहेज है और वो इससे पहले कि प्रदेश में खून खराबा और दहशत फैलाना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। कहीं आम लोगों की सतर्कता और कहीं खाकी की सूझबूझ से बड़े हादसों को टाला गया। 26 जनवरी से पहले बड़ी साजिश, दुश्मनों का प्लान अटैक, कई जिलों में मिले बम, जागरूकता से बची जान। नोएडा में बीच हाईवे पर रिमोट बम मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बम को कब्जे में लिया और जांच के लिए भेजा। एक कॉलर ने सूचना दी कि यहाँ पे कोई एक डिवाइस पड़ा हुआ है जो एक्सप्लोजिव की शेप का है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं बीडीएस की और कमांडो टीम्स हैं वो तुरंत यहाँ पे रश की। हमारी डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पर आई स्नाइपर से और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई एक्सप्लोजिव प्रथम दृष्टया देखने से नहीं लगा और हमारी बीडीएस टीम ने इसको डिफ्यूज़ कर दिया है और यहाँ से अब इसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ले जा रहे हैं। प्रयागराज के विनायक सिटी सेंटर और स्टारवुड सिनेमा को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके चलते दोनों सिनेमा हॉल को खाली करा दिया गया। दोनों सिनेमा हॉल की चेकिंग की गई। कानपुर में सिटी सेंटर मॉल को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर पूरे मॉल की जांच की है। मथुरा में रूपम सिनेमा हॉल को भी उपद्रवियों ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर पूरे मॉल को खाली करा जांच की। 26 जनवरी को देखते हुए लखनऊ के भी बड़े होटलों और मॉल्स में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड के साथ ताज होटल समेत कई जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और सुरक्षा को पुख्ता किया। 26 जनवरी से ठीक पहले कई जगहों पर बम मिलने की सूचना से जहां हड़कंप मच गया है, वहीं पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अब पुलिस इन सभी धमकीबाजों का पता लगाने में जुट गई है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। दुनिया में ठंड की मार सबसे भयानक पड़ रही है और लगता है जैसे हिमयुग लौट आया है। अगर आपको नहीं लगता तो देखिए दुनिया के वो जगह जहां सैकड़ों जानवर ठंड से जम गए हैं और इंसानों की हालत भी दयनीय हो गई है। दुनिया ने ठंड की ऐसी हाहाकारी, ऐसी विनाशकारी और ऐसी हृदय विदारक तस्वीर नहीं देखी होगी। सर्दी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियों ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ये तस्वीर कजाकिस्तान की है। कजाकिस्तान में इन दिनों का ठंड का सितम ऐसा है कि यहाँ पारा -56 डिग्री तक जा और इंसानों के साथ साथ जानवरों तक के लिए आफत आ गई। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, इसीलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो तस्वीरों को ना देखें। वीडियो में दिख रहा है कि खुले में बाहर घूम रहे जानवरों की मौत हो रही है। आलम यह है कि ठंड की वजह से जिंदा जानवर भी जम गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कुत्ता, खरगोश किसी सुरक्षित जगह पर जाने के चक्कर में फंस गए और बर्फ में जम जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस वीडियो को एक सोशल एक्टिविस्ट ने शेयर किया है और उसने वीडियो में कहा है कि इस जानलेवा ठंड में वो लोग जानवरों को बचाने की कोशिश भी करते हैं। शाम होते ही ये लोग बाहर जानवरों की तलाश में निकल जाते हैं जो ऐसी हालत में फंसे होते हैं। ये लोग ऐसे जानवरों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाते हैं।
जानलेवा ठंड सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पड़ रही है। रूस के ओमियाकॉन कस्बे में पिछले हफ्ते पारा -62 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, जबकि इसे धरती पर रहने के लिहाज से सबसे ठंडी जगह माना जाता है। यहाँ पर सर्दी के मौसम में औसतन टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। हालांकि इसके बावजूद इस टाउन में करीब 500 लोग रहते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। MDH बिरयानी मसाला पारंपरिक